बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6, क्लास 12, केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा आज का है फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड आज हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो आना ही आना होता है हर सूरत में। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये जो चैप्टर है इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी सा चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर आपने पिछली चीज़ें पढ़नी है। जैसे फार्मेशन हम पढ़ेंगे तो वीपीटी जो आपने पहले पढ़ी थी उसी की बेस पे हमने इसकी फार्मेशन सीखनी है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बेसिकली कम्प्लेक्स कंपाउंड अगर हम देखें तो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये हमें पता हो। कम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं बिटवीन ट्रांजिशन मैटर और लिगेंड के दरमियान। ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होंगे? बिटवीन फॉर्म बिटवीन लिगेंड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, लिगेंड्स क्या चीज़ें होती हैं। लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो स्पीशीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर होंगे। और जो ट्रांजिशन मेटल्स क्या करेंगे यहाँ पर, एज अ इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर काम करेंगे। दो बातें हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो आपको पता है लिविस स्पेस होते हैं। इनको दूसरा नाम है लिविस स्पेस एक्ट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? लिविस एसिड एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। कोबाल्ट कर देते हैं, यहाँ पर अमोनिया है, दूसरा अमोनिया आ गया NH3 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 और 6 अमोनिया यहाँ पर मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, ये कोबाल्ट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेंट्रल एटम का काम कर रहा है। इसको सारे अमोनिया क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमने देखना है ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं दूसरी तरह से तो लिख सकते हैं NH3 होल 6। और ये आपके पास जो नेमिंग है उसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको देखें आप। नेमिंग जो है वो उसमें देखेंगे। इसको वैसे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट कहते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने फार्मेशन देखनी है कम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो लिगेंड्स जो है हमने डिस्कस करने हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लिगेंड्स कहते हैं। और जो एक्सेप्ट करते हैं वो ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर होते हैं बेसिकली। और क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हमें पता है ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। तो इनकी पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं ट्रांजिशन मेटल की। वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। जैसे वही यहाँ पर मैं कराता हूँ। चलें, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंडियम की एटॉमिक नंबर होता है 21 या 30 तक आपने पढ़ने हैं इसको इस लेवल पे। तो सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो आर्गन होता है, उसको लिख देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 18 है तो 18 नंबर गायब करें, बाकी 3 बच गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास यहाँ सिर्फ नाम लिख रहा हूँ मैं, बॉक्सेस नहीं बना रहा। 4s और 3d। 4s में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में आ जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये सिर्फ आपको यहाँ पता हो ट्रांजिशन मेटल्स का। जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखा रहा हूँ ये मैंने अलग से पूरा तफसील से आपको समझाई थी। तो इनके पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मैं अभी हम सबसे पहले जो फार्मेशन कापर की पढ़ेंगे तो इसलिए मैं कापर का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देता हूँ। आर्गन को तो मैं नहीं लिखता, सिर्फ लिखूँगा मैं इसका
डी ऑर्बिटल का और इसका। डी ऑर्बिटल इसमें 5, 1 2 3 4 5 और ये 4s2। 4s2 को तो हमने एक साइड पे कर दिया, और बाकी जो हैं इसमें देख रहे हैं कापर को कापर क्या होते हैं 9। ये कापर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, कापर का एटॉमिक नंबर तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कितने हो गए 3d9 4s2 और 29 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसमें डी ऑर्बिटल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे 4s2 लिख दिया और ये क्या है 3d9। तो 4s2 3d9 ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। तो इसमें आगे आ जाते हैं डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है आपको पता है, पी ऑर्बिटल होगा 4p, और उसके बाद 4d आएगा। हम फॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया हो जाना है। तो चूँकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अलावा और भी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो पहली फॉर्मेशन देखते हैं, कॉपर एंड वाटर। 6 वाटर मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ 6, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखनी पड़ेगी। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी होती है 3d9 4s2। देखें यहाँ पर आ गई है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 3d9 4s2। अब 4s2 तो हैं, उसके बाद आगे क्या होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं 4p, 3 ये खाली खाली होते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं 4d खाली आ जाएंगे, वो तो आपको पता है 5 होते हैं। चूंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं इसके पास, क्या आ रहे हैं 6, ये मैंने लिख दी है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये है कॉपर की। अब यहाँ पर हमने बनानी है कॉपर+2 की, कॉपर+2 की। अब कॉपर में जब 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो है वो कोशिश करता है कि डी ऑर्बिटल को रहने दे, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भगा देता है। अब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भगा देगा तो यहाँ पर उसका ये डी ऑर्बिटल एक आ जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 9 पूरे करते हैं यहाँ पर। ये 4s जो है वो खाली हो गया है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, देखिए 4s2 है, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, एक s ऑर्बिटल इसके पास मिल गया और 3 ऑर्बिटल ये p वाले इसको अवेलेबल हो गए हैं। और इसी तरह 5 d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके ये दो ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल हैं तो 2 ऑर्बिटल इसके यूज़ करेगा। यानी फिर इसके पास जो सूरत हाल कुछ यूँ होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब क्योंकि ये मैंने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कराया क्योंकि कॉपर जो है वो इसको लूज़ करेगा तो कॉपर 3 आयन होती है जो उसकी वैलेंसी नहीं होती। अब 6 वाटर मॉलिक्यूल ने आना है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह इसके पास बॉक्स इसके पास होंगे तो वो आएगा। इसलिए इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये देखें sp_d 3 हो गए ना, इसको हम लिखेंगे sp3d²। ये आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन, एक s ऑर्बिटल, 3p और 2 d ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ये क्या बनेगी sp3d², जो इलेक्ट्रॉनिक इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये सारे ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, क्योंकि इन सब की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो ये सारे आपस में मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैं सिर्फ शो करूँगा इनको जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की है, तो ये सारे आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और आपको यहाँ पर जो न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे उनका नाम क्या होगा, जैसे ये क्या है sp3d2, सारे क्या होंगे, ये भी sp3d2, ये भी sp3d2 और ये
BsP3 रूट D2। अब ये सारे जितने भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके बने हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुई है इनकी, इन सब की एनर्जी अब सेम है। ठीक है, अब जब सब इनकी एनर्जी सेम होती है तो फिर वाटर मालिक्यूल 6 आ जाते हैं और अपना अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इनको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, sp3d² जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हुई है। अब वाटर मालिक्यूल आएंगे 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 2 इसको, हर एक वैकेंट ऑर्बिटल में वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसके यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है, CuH2O होल 6 क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है 6 वाटर मालिक्यूल हैं, 6 जब आपके इसके पास लिगेंड्स आते हैं, यहाँ ये लिगेंड है, वाटर क्या है यहाँ पर, लिगेंड है, तो इसलिए वाटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको जी, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ कॉपर, कॉपर +2। अब इसी तरह हम एक और दूसरी फॉर्मेशन देखते हैं, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। देखें इसके पास कॉपर, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ 4s2 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 4p और 4d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। यहाँ पर कॉपर आइंस बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो डी ऑर्बिटल तो रह गया, लेकिन एस में से 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिए हैं इसने, ये 2 3 पी ऑर्बिटल हैं और आगे डी के भी 5 ऑर्बिटल हैं। ये नहीं है इसके पास, टोटल कुल मिला के 9 ऑर्बिटल होते हैं, 8 और 9 ऑर्बिटल। तो 6 वाटर मालिक्यूल आता है तो ये इजीली, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। लेकिन चूंकि इनकी एनर्जियाँ डिफरेंट होती हैं सबकी, तो ये सारे क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन सब की एनर्जी सेम होती है। और कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, sp3d², sp3d², और ये होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह अब हम कॉपर की, ये तो हमने 6 जो CuH2O होल 6 फॉर्मेशन देखी है। अभी हम देखते हैं कॉपर की जो टेट्राहेड्रल कैसे बनाएगा, CuCl4, ठीक है, नेगेटिव कॉपर के, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की, मैं कॉपर आयन की डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपका जो है वो टाइम बच जाए। यहाँ देखें 3d9 और 4s2, यहाँ से s से इलेक्ट्रॉन भगा दिए हमने, कॉपर आइंस बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगला आ जाएगा आपके पास p ऑर्बिटल्स और आगे आ जाएंगे d ऑर्बिटल। ये क्या है, 4s, 4p और 4d। अब क्लोरीन कितने आ रहे हैं, क्लोराइड आयन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो कॉपर के पास 4 बॉक्स होने चाहिए, 4 बॉक्स होंगे तो ये जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर देगा। बॉक्स का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स, ये 1 2 3 4, इसीलिए फिर क्या होता है, ये 4 आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और एक न्यू ऑर्बिटल्स का सेट्स दे देते हैं जिनका नाम क्या होगा, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, जितने लिगेंड्स आएंगे उतने ही ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में ये करेंगे। ये sp3 हो गए, 4 आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए। अब इन सब की एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी डिफरेंट थी और इनकी सेम है, तो इन्होंने आपस में एनर्जी सेम करने के लिए क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है। अब इन चारों को, जो क्लोराइड आयन हैं वो 4 आएंगे यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ये भी डोनेट करेंगे, ये भी और फिर ये भी। मेरे पास चूँकि जगह कम थी, ये ऐसे बनाने कहाँ चाहिए ऊपर, इसको मैं सेट करके बना देता हूँ
ये आपके पास आ गए sp3 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 और sp3, नीचे आप नाम लिख लें sp3 sp3 sp3। क्लोराइड आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपकी बुक में जैसे है वैसे ही मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये क्लोराइड आयन आ गए हैं। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे इन हारी ऑर्बिटल्स को। तो इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगी कॉपर क्लोराइड्स की। ठीक है, इसमें लिगेंड कौन है, क्लोराइड आयन है, और जो सेंट्रल एटम है वो यहाँ पर कॉपर है। अब हम कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का देखते हैं जी कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 3d7 4s2। कोबाल्ट फोर एस टू है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, ये है 3d। ठीक है, 3d और बल्कि 3d है। इसके आगे वैकेंट ऑर्बिटल लिख देते हैं, 4p है ये, और आगे 4d। 4d में एक ही लिख देता हूँ। स्टूडेंट ये कोबाल्ट की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कोबाल्ट का आपको एटॉमिक नंबर तो पता है कितना होता है, 25। तो 3d7 और क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d7 4s2। अब होना क्या होता है, कोबाल्ट जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, +2। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएंगे, अब क्या क्या होता है जी, कितने लिगेंड ने आना है, 6 लिगेंड ने आना है। तो 6 इसके पास खाली बॉक्सेस या ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिन जो कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकें। अब जो डी ऑर्बिटल ये वाला है ये तो कुछ भी नहीं करता, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं ये। तो एस ऑर्बिटल आपके पास खाली हो गया। इसी तरह पी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, ये तो होता ही खाली है। और उसके बाद डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब चूंकि 6 आ रहे हैं लिगेंड्स, ठीक है, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो फिर 6 बॉक्सेस जो हैं वो आपस में मिलेंगे, 4s2 4p और 4d। अब होना क्या है, चूंकि सबकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी और है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, ये सारे आपस में इंटरमिक्स होंगे और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दे देंगे। जैसे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, sp3d², sp3d², एक हो गया। दूसरा आएगा sp3d², उसके बाद फिर आएगा sp3d², चौथा भी आ जाएगा sp3d², पांचवा आ जाएगा sp3d², और छठा भी आ गया आपके पास sp3d²। ये सारे एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना है जिनकी एनर्जी सेम है। अब 6 वाटर आएंगे यहाँ पर, 6 वाटर मॉलिक्यूल आकर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगी हेक्सा एक्वा कोबाल्ट की। ये 6 के 6 आके वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो बनेगा क्या जी, कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट जो है आपके पास +2 बनेगा। इसी तरह कोबाल्ट की हम देखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी।
6 लिगेंड्स हो ना तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने की कोशिश करते हैं। कोबाल्ट Cl4 नेगेटिव, इसको चेक करते हैं कि ये क्या होता है। अब देखें यहाँ पर दोबारा कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। ये आपके पास सिंपल कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d7 4s2। ये 3d7 है, ये 4s2 है। ठीक है, अगले इसके d ऑर्बिटल्स खाली है 4p। अगलों की ज़रूरत नहीं है तो आगे हम नहीं बनाते, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा जी, चूँकि 4 लिगेंड्स ने आना है तो कोबाल्ट पहले तो कोबाल्ट आयन में जाएगा। कैसे जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 के ये भगा देते हैं और इनके पास बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बच जाती है, ये 3d7 जो है इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच गई है। अब 4 उसने लिगेंड ने आना है। 4 लिगेंड जब आएंगे तो 4 बॉक्सेस होने चाहिए, एक S है और 3p। ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 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 4 सेट बनते हैं न्यू ऑर्बिटल्स के, जिनको हम कहते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी एनर्जी सेम होती है। तो देखें आप यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। उसके बाद इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनमें जो जो भी लिगेंड्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। यहाँ क्लोराइड आयन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये वीबीटी ने जो है वो कंसेप्ट दिया था। यानी फॉर्मेशन जो है कम्प्लेक्स आयन कैसे होती है, सिंपल उसने जो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज़ करके ये फॉर्मेशन का जो आपके पास सिंपल सा मेथड बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या देखा, दो तीन तरह से होती है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल एटम को, तो सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जितने लिगेंड्स आ रहे हैं क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो उतने ही इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। आसान अल्फाज में इनके पास उतने बॉक्स होने चाहिए, तभी जाकर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वीबीटी का सारा कंसेप्ट था, लेकिन वीबीटी जो है वो इतना अच्छा जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकी। स्ट्रांग लिगेंड्स जैसे स्ट्रांग क्या करते हैं, वीक लिगेंड्स क्या करते हैं, ये बहरहाल आपकी बुक्स में तो ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपने उन पर इतना ध्यान नहीं देना। हम सिर्फ दूसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि असल में होता क्या है। ठीक है, जैसे जब लिगेंड्स आते हैं ऑर्बिटल्स के पास तो अंदर की स्टोरी क्या होती है। चले जी, भी आपको पता है जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, उनके नाम भी आप जानते ही होंगे। 5 डी ऑर्बिटल्स हैं तो इनके नाम भी क्या क्या हैं ये आप जानते हैं। पहला मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। इन दो की अगर आप बात करें तो ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं। एक्सिस अलोंग दी एक्सिस का मतलब है ये ऐसे होते हैं। ठीक है, एक्स वाई का मतलब है दूसरे जो हैं वो ऐसे होंगे, वो अलोंग दी एक्सिस नहीं होते।
तो इन दो के बारे में अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ये एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि जो आगे हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी सेम होती है इन दी एब्सेंस ऑफ फील्ड। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के बगैर इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए इनको कहा जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी उनको कहेंगे डी ऑर्बिटल्स। अब जैसे ही लिगेंड्स पहुंचता है इधर, ठीक है, यहाँ मैं एक ऑर्बिटल भी चले शो कर देता हूँ। जैसे ही लिगेंड इनके पास पहुंचता है तो क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब लिगेंड्स अप्रोच करता है सेंट्रल एटम को तो उसके डी ऑर्बिटल्स के और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होती है, ठीक है। रिपल्शन के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इनकी। तो इसकी एनर्जी कैसे ज़्यादा होगी, इनका एनर्जी तो यहाँ पे मैं हाई एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एनर्जी क्या हो गई इनकी, ज़्यादा। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करता है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। अब रिपल्शन का रिजल्ट क्या आता है, रिपल्शन का रिजल्ट क्या आता है, ये 5 जो डी ऑर्बिटल हैं ये दो हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये ऊपर चले जाते हैं, और कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, वो नीचे होते हैं। अब यहाँ पर किन की एनर्जी ज़्यादा होगी ये भी एक सवाल है, और किन की एनर्जी कम होगी ये भी एक सवाल है। अब यहाँ पर वो ऑर्बिटल जो कि अलोंग दी एक्सिस है, मैंने अभी आपको इसकी डायग्राम में बताया था, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं। तो इसलिए इन पर ज़्यादा रिपल्शन पड़ती है लिगेंड्स की, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ये ऊपर चले जाएंगे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, ये ऊपर चले गए। और जिनकी एनर्जी कम हो गई, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी था तो वो भी चलने शो कर देते हैं, वो नीचे होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इनके दरमियान क्या आ गया, एनर्जी का डिफरेंस, डेल्टा ई, एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने हैं, जो एक कम एनर्जी वाले और एक ज़्यादा एनर्जी वाले, ऊपर एनर्जी ज़्यादा नीचे कम, ठीक है, इनको नाम देते हैं, ठीक है। एक का नाम होगा T2G, T2G, और एक का नाम होगा EG। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं T2G। हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, T2G। और EG कौन से होंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डी स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, डी स्प्लिटिंग। जैसे ही लिगेंड्स पहुंचता है सेंट्रल मैटर एटम के पास तो डी ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन डालता है। डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। दो हाफ में डिवाइड होने से क्या होगा कि एक की जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ऊपर चले जाते हैं,
वो अलग हो जाते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो अलग हो जाते हैं। अब जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल के केसेस में, जो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जेड स्क्र हैं, ये लॉन्ग डी एक्सेस होते हैं, इन पर ज़्यादा रिपल्शन पड़ रही होती है, इसलिए ये ऊपर चले जाते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और दूसरे जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होती है, ये नीचे होते हैं। अब अगर आप इस पर लाइट फेंक देते हैं, ठीक है, लाइट जब पड़ती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस लाइट की एनर्जी को फील करता है, ऑब्ज़र्व करता है, एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो जंप करके चला जाता है। फिर एनर्जी ज़्यादा होगी, इस ऑर्बिटल में तो नहीं रहेगा ना, वो फिर यहाँ से दूसरे ऑर्बिटल्स में चला जाता है यहाँ पर। अब जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ तो वो ज़्यादा देखेगा, यहाँ तो एनर्जी और ज़्यादा है, यहाँ वो अनस्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो फिर क्या करेगा, वापस आ जाएगा अपने ही ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ गया और फिर वापस वो अपने ऑर्बिटल में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटेशन हो गई है, एक्साइटेशन। ये ऊपर गया और उधर ज़्यादा रहेगा नहीं, वापस आएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करके वापस आएगा। वो एनर्जी हमें कलर की सूरत में नज़र आ रही होती है। तो कलर कम्प्लेक्स, कलर की वजह भी यही होती है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि कैसे डी डी स्प्लिटिंग होती है। डी डी स्प्लिटिंग है जब लिगेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को, तो उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उन डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को फील करते हैं, वो टूट जाते हैं दो सेट्स में। एक आ जाएगा वो सेट जिसकी एनर्जी ज़्यादा, और एक सेट वो जिसकी एनर्जी कम। इस तरह वो दो सेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हायर एनर्जी वाले को हम T2G कहेंगे और लोअर वाले को कहेंगे EG। इस प्रोसेस का नाम है DD स्प्लिटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलर का क्वेश्चन लाजमी आता है, आप इसको नहीं छोड़ना है इस टॉपिक को आपने। ठीक है, कलर से रिलेटेड एक ना एक चीज़ आपसे पूछी जाती है। ये तो थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल। दोनों में थोड़ा सा इशू होता है, दोनों में स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, हम कॉपर आयंस जो हैं उसके मैं ड्रा करने लगा हूँ ऑर्बिटल्स। आपको पता है कॉपर को है उसके 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, ये 3D9 है, ये डीजनरेट है, इन सब की एनर्जी सेम है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये टेट्राहेड्रल की बात है, इसलिए थोड़ी सी आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। काम वही होगा, लिगेंड अप्रोच हुआ डी ऑर्बिटल के पास, डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो गया, और दो तरह के आपके पास, वहाँ आपने क्या देखा था, दो तरह के जो ऑर्बिटल, दो तरह के सेट्स बनते हैं, एक वो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एक वो जिनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो इस केस में ज़रा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। कैसे, वहाँ क्या था, ये डी की एनर्जी ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस केस में क्या होगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। किस केस में जी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन को चेंज नहीं किया, जो जैसी थी वैसी थी, यानी 2 4 6 मैंने ऊपर भेजे हैं, नीचे क्या है 2 ना, जो नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जो कि एक्साइटेड स्टेट होती है ऑर्बिटल्स, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं। इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या था जी, जो जो ऑर्बिटल्स
along दी एक्सिस हैं उन पर ज़्यादा रिपल्शन पड़ती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर वो चले जाते थे ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन पर रिपल्शन ज़्यादा पड़ रही है लिगेंड्स के, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इनको हम यहाँ कहेंगे T2G और इनको कहेंगे EG। T2G मेन वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और दूसरे EG वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। अब इस पर अगर आप लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट पड़ने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। जब जंप करके जहाँ जाएगा, लेकिन ये तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वापस आएगा। और जब वापस वो जंप करके वापस आता है यहाँ से, तो फिर कलर या एनर्जी इमिट करके आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करके आएगा। तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, आपको फिर कलर नज़र आता है। अब यहाँ दो चीज़ें एक और भी आ रही हैं। पहली चीज़ कि भाई स्ट्रांग और वीक लिगेंड्स का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। यहीं से आपने डेफिनेशन नोट करनी है। स्ट्रांग लिगेंड्स वो होते हैं जो एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं इस शेल्स में, इस ऑर्बिटल्स में। जैसे मैं लिख देता हूँ पहला, स्ट्रांग लिगेंड्स। स्ट्रांग लिगेंड क्या करेंगे, सपोज करते हैं ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं और नीचे 3 है, ये स्ट्रांग लिगेंड है। अब इन्होंने इसमें ज़्यादा दूरी सपोज करते हैं पेश की, जो डिस्टेंस है ना ये, इसमें ज़्यादा दूरी पेश की, यानी इसमें ज़्यादा रिपल्शन जा, जितनी ज़्यादा रिपल्शन डालेगा कोई, उतनी ही ज़्यादा इनमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा। ये क्या होता है, ये चीज़ एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये ज़्यादा होगा, स्ट्रांग लिगेंड ज़्यादा करेंगे, जबकि वीक लिगेंड जो हैं वो कम डिफरेंस करेंगे। तो फिर स्ट्रांग और वीक लिगेंड की आप फिर क्या डेफिनेशन करेंगे कि स्ट्रांग लिगेंड्स वो होते हैं जो डी ऑर्बिटल को ज़्यादा स्प्लिट करते हैं, ज़्यादा दूर तक लेके जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और वीक लिगेंड्स जो कि कम एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उनको वीक लिगेंड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब बाकी स्टोरी तो वही होती है, जब लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल आयन के पास, तो क्या होता है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्ट के नतीजे में क्या होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, वन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और दूसरे जिनकी एनर्जी कम होती है। तो फिर लिगेंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये ऑब्जर्व किया गया था, कुछ ज़्यादा जो है वो स्प्लिट कर रहे थे, कुछ कम कर रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रांग लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सटेंट तक इनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कर रहे हैं, दूर तक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी दूर हो सकता है, ये कम करेंगे वीक लिगेंड्स। तो इसलिए इनकी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब और शेयर और इसमें, ताकि आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आपके कोऑपरेशन से ही मुझे प्लेटफॉर्म जो है वो आगे बढ़ सकता है।